Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Agha Shariar Khan. I belong to the 40th CTP and currently located in Pakistan Audit and Account Service. I welcome to all of you on the platform of CSS Brainly once again. In last month, we met on the same platform with current affairs and Pakistan affairs sessions 3 days week, and we have started our batch 9 of current affairs and Pakistan affairs, and now we are basically going to start our English essay batch 9, and this is going to be the 2 class of orientation session. In the first class, we are going to discuss the essay preparation at the macro level. We are going to we will try to find out the answers of 4 key questions: what to prepare, how to prepare, from where to prepare, and how to improve. ये 4 बेसिक क्वेश्चंस हैं इंग्लिश एसे के, जो कि हर एस्पायरेंट के जहन में है, जो कि हर एस्पायरेंट चाहता है कि उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाए इन 4 सवालों का, कि भाई क्योंकि ऐसे का जो सिलेबस है वो 1 लाइनर सिलेबस है, ठीक है ना। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू राइट 1 और मोर देन 1 एसेज कॉम्प्रिहेंसिवली ऑफ 2500 वर्ड से लेके 3000 वर्ड तक का ऐसे लिखना है, दैट इज इट, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहला सवाल होता है व्हाट टू प्रिपेयर, उसके बाद होता है हाउ टू प्रिपेयर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वेयर टू प्रिपेयर, एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि सर सब चीजें समझ में तो आ गई, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, पर एक चीज समझ में नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। तो इंप्रूव किस तरह करना है इसकी बात करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट सेशन, जो कि 50-60 मिनट्स का या 45 से 50 मिनट्स का होने वाला है। एंड जो नेक्स्ट सेशन होगा इमीडिएटली 15 मिनट की ब्रेक के बाद, वो होगा जिसके हम अपनी एक पूरा एसे की आउटलाइन डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फॉल ऑफ अफगानिस्तान एंड द राइज ऑफ तालिबान 2.0 चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान। इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम वो चीजें क्यों डिस्कस करें, क्योंकि वो चीजें शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब तक आपको पता नहीं है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, तो अगर मैं आउटलाइन डिस्कस कर भी लूं 1 2 3 4, तो आप लोगों का कोई फायदा नहीं होने जा रहा, ठीक है जी। अगेन जैसा कि मैं हर लेक्चर में कहता हूं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ओरिएंटेशन सेशन। इसका कोई ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि टू फोर्स यू, टू कन्विंस यू टू ज्वाइन दिस बैच। इसका मकसद यह है कि वो बच्चे जो हमारा बैच ज्वाइन करने जाएंगे इस सेशन के बाद, उनको पता हो, उनके पास एक रोड मैप हो कि क्या करना है, किस तरह प्रिपरेशन करना है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑडियंस मौजूद है 100 स्टूडेंट्स की, क्योंकि इससे ज्यादा लिमिट भी नहीं है हमारे पास, उन सबको तकरीबन अगर वो आज मुझे अपना 70 80 90 100 मिनट्स देते हैं अपनी लाइफ के, अपने बिजी स्केड्यूल के, तो आज कुछ ना कुछ चीज लेकर उठे, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश एसे, ठीक है जी। तो ये चीज उनको हो कि भाई आज हमने पूरा इंग्लिश एसे से रिलेटेड हमने चीजें सीखी हैं, उसको हम जाकर अप्लाई करेंगे, एंड इंशाल्लाह आप देखिएगा उनको अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा फायदा होगा। रूल्स क्या है जी रिलेटेड टू दिस सेशन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सेशन, काइंडली आस्क इन द चैट में पूछें। इस सेशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, एसे के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, चैट में पूछें। इन द एंड आई विल गिव यू 10 minutes to unmute yourself and ask question. Irrelevant discussion से गुरेज करिएगा। आपको कोई क्वेश्चन है, आपने बताना है, आपने पूछना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी और बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। इफ यू नो समथिंग वेरी गुड, अपने पास रखें नॉलेज। यस, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, तो आपने जो है वो जो है चीजों को समझना है, चीजों से पूछना है, और एक दूसरे से बातें नहीं करनी, इररेलेवेंट डिस्कशन नहीं करनी, बाइडन, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, फलाना, ये सब चीजें नहीं करनी। remain relevant to the discussion. If you have any question, ask. Otherwise, just सुने और चीजों से फायदा उठाएं। चले जी, मैंने अपना इंट्रो दे चुका हूं। CSS इंग्लिश एसे बैच 9, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच फॉर CSS PMS 2022। ये 2022 का लास्ट बैच है। इसके बाद कोई ऐसे का बैच नहीं होगा, जो भी होगा वो 2023 के लिए होगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे जो 2022 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी देयर लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर 3 to 4 थिंग्स: प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन, फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट। ये 4 चीजें होती हैं जिसके लिए हर इंसान कोशिश करता है। तो ये जो है वो लास्ट उनके पास चांस है, क्योंकि 12 मई को डेट अनाउंस हो चुकी है। इससे पहले शायद लेट थी एंड ऑफ में, बट उन्होंने 15 दिन पहले कर ली है, तो ये अब हमारे पास टाइम कम है।
Salient features of this batch क्या होने जा रहे हैं मैं आपको बता दूं. This is going to be the 2 month long course, 8 weeks का कोर्स है, 25 प्लस लेक्चर्स हैं, 8 मॉक एग्जाम है क्योंकि हम वीकली मॉक एग्जाम लेंगे और उसकी असेसमेंट करेंगे. उसका डिटेल मैं आपको शो भी कर लेता हूँ. डिटेल प्लान जो होगा उसको भी आपसे अभी शेयर कर देता हूँ, लेकिन पहले मैक्रो लेवल के ऊपर उसके साइलेंट फीचर्स बता दूं. इट्स गोइंग टू बी द 2 month लॉन्ग कोर्स, 8 वीक कोर्स है ये. 25 प्लस लेक्चर्स होंगे जिसमें स्टार्ट हम टेक्निकलिटी से करेंगे एंड देन ग्रेजुअली विल मूव फॉरवर्ड. उसके भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ बच्चे गलती करते हैं. वीकली मॉक एग्जाम यानी 8 थीम्स को कवर करेंगे और 8 ही मॉक्स एग्जाम होंगे. बेसिक नॉलेज इज द ओनली, बेसिक इंग्लिश नॉलेज इज द ओनली कंडीशन टू गेट रजिस्टर्ड. आपसे रिक्वायरमेंट सिर्फ एक होगी कि आपकी टेंसेस सही होने चाहिए. जो बेसिक ग्रामर है इंग्लिश वो अगर आपकी सही है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच. अगर वो सही नहीं है इस टाइम के ऊपर भी तो आप मई में पेपर ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि बेसिक इंग्लिश स्किल्स मस्ट है फॉर द बैच. अच्छा जी, थोड़ा सा आपके साथ मैं यहाँ पर लॉन्ग डिटेल प्लान भी डिस्कस कर लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं चीजों में. ये है हमारे पास 8 वीक का कोर्स. ओरिएंटेशन सेशन आज है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ भी है. देन वीक 1 में बेसिकली हम टेक्निकलिटी से स्टार्ट करेंगे, जिसके हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टाइटल. बहुत जरूरी है, उसको भी मैं आप बताऊंगा कि कितना जरूरी है. रिपोर्ट्स भी बताऊंगा एग्जामिनर की 2016, 2017, 2018 की, कहाँ पर बच्चे गलती करते हैं. देन उसके बाद 2 लेक्चर्स होंगे. वेडनेसडे को आउटलाइन फॉर्मेशन और बॉडी पैराग्राफ. थर्सडे वाले दिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऊपर डिस्कशन. और फ्राइडे वाले दिन हमारा मेन थीम स्टार्ट हो जाएगा, और जो पहला ही थीम मैंने रखा हुआ है वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑन यूरोप एंड बियॉन्ड. पहला थीम ये प्रिपेयर करेंगे. देन फिर उसका ट्यूसडे को फर्स्ट मॉक होगा. देन वीक 2 में जो हमारा नेक्स्ट थीम है वो है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वैक्सीनेशन पॉलिटिक्स. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेकेंड वीक में उसको प्रिपेयर करेंगे, उसके ऊपर लेक्चर होगा, रेलिवेंट मटेरियल होगा. फिर उसका संडे वाले दिन टेस्ट लिया जाएगा. वीक 3 में जो हमारे पास थीम है वो है डिजिटलाइजेशन इन पाकिस्तान, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस. उसके ऊपर डिस्कशन होगी वीक 3 में, मंडे ट्यूसडे वाले दिन, और फिर संडे को उसका मॉक, उसके फीडबैक, उसका एवेल्युएशन. वीक 4 में जो हमारे पास थीम है वो है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसका मॉक होगा. अभी मैं कुछ इसी कोर्स, इसी सेशन में आगे जाके आपको बताऊंगा कि हर साल कुछ ना कुछ टॉपिक्स जरूर आते हैं. ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी होता है. दैट इज वाई वो जो यहाँ पर स्ट्रक्चरल किए हुए टॉपिक को उसी वे के अंदर किया हुआ है. देन वीक 5 में हमारे पास है जी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, यूएस चाइना की जो कोल्ड वॉर है, पॉलिटिक्स है, जिसमें इंडो पैसिफिक पॉलिसी आ जाती है, अकुस आ जाती है. उसके अलावा जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ब्लू डॉट नेटवर्क है, B3W है. वो तमाम चीजें जो है वो वीक 5 में डिस्कस करके फिर उसका संडे को मॉक. देन वीक 6 में हमारे पास है जी पाकिस्तान पॉलिसी का पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स एंड अफगानिस्तान. और अफगानिस्तान का जो एक पोर्शन है वो आज हम नेक्स्ट सेशन में भी इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये वीक 6 में भी डिस्कस करेंगे, और इसका मॉक संडे वाले दिन होगा वीक 6 के अंदर. देन वीक 7 में हमारे पास जी क्लाइमेट चेंज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपने देखा COP की सबमिट हुई ग्लासगो के अंदर कुछ ही महीना पहले, और उसके ऊपर काफी चीजें हुई. मैंने न्यूज वीक एनालिसिस में भी इस चीज को कवर किया था, तो इस चीज को मजीद देखेंगे. क्या हम ग्लोबल जीरो इमिशन के टारगेट को अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. वीक 7 में देन मॉक, एंड लास्ट मॉक जो होगा वो होगा हमारे पास वर्चुअल एंड ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक न्यू नॉर्मल आया है. इससे क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जो है, इससे क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जो है वो आई है, ठीक है ना. इसी चीज में जो एजुकेशन वाली चीज है, न्यू ऑनलाइन एजुकेशन, इसी में भी, इसी चीज में, इसी वीक में यानी लास्ट वीक में हम एक और यानी सिंगल नेशनल करिकुलम को भी थोड़ा हम टच कर लेंगे. ठीक है जी, ठीक है. उसमें हम वीक 8 में हम सिंगल नेशनल करिकुलम पे टच कर लेंगे, और इस तरह ये फुल वीक 8 वीक्स का कोर्स ये आपके सामने लिखा हुआ है. राइट फ्रॉम द टेक्निकलिटीज ऑफ इंग्लिश ऐसे वीक 1 में, फिर वीक 1 के आखिर में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को कवर करते हुए ग्लोबल वैक्सीनेशन पॉलिटिक्स, डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनलाइन एजुकेशन, सिंगल नेशनल करिकुलम. इसको हम 8 वीक्स में ये 8 थीम्स कवर करेंगे, लेक्चर्स के थ्रू, रेलिवेंट मटेरियल्स के थ्रू,
और उनके संडे को मॉक्स भी लेंगे, इवैल्यूएशन और फीडबैक। इस तरह आपकी 8 मंथ में पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। टाइमिंग्स ऑफ क्लास वगैरह लिखा हुआ है, इन सब चीजों को हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। अभी थोड़ी सी आगे चीजों को बढ़ाते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो बैच ज्वाइन नहीं भी करना चाहते, तो ये मैंने उनके सामने टॉपिक्स का एक स्ट्रक्चर बताया है। इफ यू वांट टू ज्वाइन अनदर प्लेटफॉर्म, इफ यू वांट टू प्रिपेयर बाय योर ओन, अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं बाय योरसेल्फ, तब भी आप इसी पैटर्न के ऊपर करें, क्योंकि टाइम कम रहता है। कोई भी आपका एक ऐसा वीक नहीं जाना चाहिए जिसमें आपने ऐसे ना लिखा हो या ऐसे की प्रैक्टिस ना की हो। तो यकीन माने, एससी का जो पेपर है वो मेक और ब्रेक है सीएसएस के लिए। आपने 2 अगर अंग्रेजी के पेपर पास नहीं किए, इवन यू स्कोर 700 प्लस, यू विल रिमेन ऑन द फेलियर साइड ऑफ दिस एग्जाम। एससी की प्रिपरेशन पे खास फोकस करें, जो भी बच्चे सीएसएस 2022 के लिए हैं और जो 23 के लिए, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी एससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दें। सो दिस इज गोइंग टू बी द कोर्स प्लान, द डिटेल कोर्स प्लान ऑफ 8-week कोर्स दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से ये 8 वीक का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आज इसकी पहली क्लास है, इट इज ओपन क्लास। आज हम बेसिक मैक्रो लेवल पे चीजों को कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट ट्यूसडे से इसकी प्रॉपर जो है वो टेक्निकल हिस्से को हम इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे। चलें जी, तो हमने ये चीज कवर कर ली, सेलिंग फीचर्स ऑफ द बैच को हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। जिसको भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू फीस, या कोई भी परेशानी है फीस की वजह से, या कोई डिटेल है, टाइमिंग का मसला है, वो यहाँ व्हाट्सएप नंबर पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं लिख देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप करें इस क्लास के बाद, इंशाल्लाह आई विल एड्रेस योर क्यूरी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा था कि बेसिक चीजों के सवाल, ये 4 चीजें, ये 4 एक बेसिक क्वेश्चन है एक एस्पायरेंट की थिंकिंग के अंदर, एक एस्पायरेंट के दिमाग में, कि सर व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर एंड हाउ टू इम्प्रूव। क्या प्रिपेयर करें, कहां से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, इम्प्रूव कैसे करें। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात करते हैं व्हाट टू प्रिपेयर। सबसे पहली बात करते हैं व्हाट टू प्रिपेयर। ठीक है, तो ऐसे में, ऐसे को अगर आप देखें तो सबसे पहले जो आपने ऐसे पे काम करना है, तो आपने काम ये करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंग्लिश एसे। कि भाई इंग्लिश एसे जो सीएसएस में लिखना है, इंग्लिश एसे तो बहुत तरीके से लिखा जाता है डिफरेंट वेज के अंदर, बट जो सीएसएस की रिक्वायरमेंट है, जो स्टैंडर्ड है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये समझना है। और उस बेसिक रिक्वायरमेंट्स में जो है वो 4 से 5 चीजें आ जाती हैं। द फर्स्ट वन, which is unfortunately skipped by majority of the institutions, majority of the academies and majority of the teachers, that is comprehension of the title of English essay. कि भाई ये जो टाइटल आ रहा है हमारे पास, कभी वो एंड के साथ टाइटल दे देता है, कभी वो और के साथ टाइटल दे देता है, कभी वो क्वेश्चन बनाकर टाइटल दे देता है, कभी वो 2 टॉपिक्स को मिलाकर एक टाइटल दे देता है। ठीक है, कभी कॉलन के साथ टाइटल आ जाता है और आगे 3 वर्ड्स लिखे होते हैं, उससे पहले एक वर्ड होते हैं, तो उसको कैसे समझे। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टाइटल के बाद आ जाती है कि भाई वो जो क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, अगर आप ऐसे का क्वेश्चन पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि मेक एन आउटलाइन एंड राइट एन एसे। It means the paper of an essay consists of 2 parts. The first one is outline and the second one is the rest of your essay. तो जो आउटलाइन वाला पार्ट है, उसको कैसे जो है वो बनाया जाए, in order to convince your examiner that I am on the point and to cover the various facets of the topic. ठीक है ना, वन डायमेंशनल ना रहे, मोनोटोनस ना रहे, लिमिटेड नॉलेज ना हो, एक ही टॉपिक को वेरियस डायमेंशन से कैसे कवर करें। ठीक है ना, अगर एग्जाम आता है, टॉपिक आता है कि इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी डू नॉट मूव टुगेदर, या क्लासरूम विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, तो उसमें हम डिफरेंट फैसेट से उस टॉपिक को कवर कैसे करें कि भाई क्लासरूम से पॉजिटिव फ्यूचर भी है, क्लासरूम से आप नेगेटिव फीचर भी आ सकता है अगर आपकी एजुकेशन सही नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर टॉपिक आता है कि सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, तो प्रोस्पेक्ट्स को भी डिवाइड करें सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक में, फिर जो है वो चैलेंजेस को भी डिवाइड करें, फिर जब सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो उसमें भी डिफरेंट
डिफरेंट तरीके के सोल्यूशन दें, सोशल साइड के, पॉलिटिकल साइड के, टेक्निकल साइड के। तो एक टॉपिक को किस तरह डिफरेंट फैसेट से कवर करें और एक अच्छी आउटलाइन बनाएं। फिर आउटलाइन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या फ्रेजेस लिखेंगे, क्या सेंटेंसेस लिखेंगे, क्या वन वर्ड लिखेंगे। फिर डिफरेंट लेयर्स होती हैं आउटलाइन में, कुछ लोग 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ लोग 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको कैसे करें। फिर क्या आउटलाइन में वही क्लीशे वर्ड इस्तेमाल करते रहेंगे, सॉल्यूशंस, रेमेडीज, चैलेंजेस, या हम अच्छी फ्रेजेस, अच्छे एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करेंगे। फिर तीसरी चीज आ जाती है बॉडी पैराग्राफिंग, जो कि 90% ऑफ ऐसे कि भाई समझ भी लिया टाइटल, पैराग्राफिंग आउटलाइन की समझ ली, फिर बॉडी पैराग्राफ कैसे बनाएंगे। एक तो उस बॉडी पैराग्राफ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बॉडी के पैराग्राफ में कुछ चीजों को देखना जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ से ही आपका नेचुरल फ्लो मेंटेन होता है और उसी से ही आपकी कनेक्टिविटी बनती है उसको। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखें। इंट्रोडक्शन किस तरह लिखें कि वो पूरे ऐसे को कवर करे और हमारी एक इंट्रोड्यूस कराए टॉपिक को, और कंक्लूजन कैसे लिखें कि वो टू द रेलिवेंट भी रहे और उसमें हम कोई नई बात भी डिस्कस ना करें। तो व्हाट टू प्रिपेयर में जो पहली चीज है, इसके ऊपर मैं अभी मजीद भी बात करूंगा कि जो आप लोगों ने पढ़नी है या जो मैं भी पूरे बैच में कराता हूं। पहली चीज, बच्चे हमेशा जो गलती करते हैं, आप लोग यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। ऐसे लिखना है, ऐसे की तैयारी करते हैं, चलो डेमोक्रेसी पे ऐसे तैयार करते हैं, चलो एजुकेशन पे ऐसे तैयार करते हैं, चलो आईटी पे करते हैं, चलो सोशल मीडिया पे करते हैं। बट पहले आपको ये तो पता हो कि ऐसे लिखना कैसे है, और उससे पहले भी ये पता हो कि टाइटल किस तरह समझना है। ठीक है, यहाँ पे मैं भी आपको रिपोर्ट्स में भी दिखाऊंगा कि एग्जामिनर ने यहाँ पे कहा हुआ है, ये देखिए 2017 की रिपोर्ट में एग्जामिनर ने कहा एफपीएससी के रिपोर्ट में कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वाज अनेबल टू इवन ग्रैस्प द टॉपिक ऑफ एन एसे। आपको टॉपिक ऑफ ऐसे का ही नहीं पता होता, और या उसको आपको डिवाइड ही नहीं करने आता, और आप लोग ऐसे की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल ऐसे आता है सीपैक के ऊपर ऐसे आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑन द रीजन एंड द वर्ल्ड। तो अब उस टाइटल का क्या मतलब है। क्या मुझे सीपैक की डिटेल में चले जाना है, सीपैक क्या है, कितनी रोड लेंथ है, कितने डॉलर का प्रोजेक्ट है, या मुझे उसकी इंप्लीकेशंस बतानी है। और अगर इंप्लीकेशंस भी बतानी है तो रीजन और वर्ल्ड के ऊपर, दोनों के ऊपर बतानी है, तो दोनों का जो कंटेंट है वो प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। जितनी रीजन पे बतानी है उतनी ही वर्ल्ड पे बतानी है। फिर क्या इंप्लीकेशंस बता रहा हूं तो जाहिर बात है इंप्लीकेशन सिर्फ अच्छी नहीं होती, कुछ नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी होंगी। तो पॉजिटिव इंप्लीकेशंस भी बताऊंगा, नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स की, एस्पायरेंट्स की मेजर गलती ये होती है कि सिर्फ सीपैक देखा, जो भी सीपैक के ऊपर याद है लिख कर आ गए। ठीक है, ऐसे आया वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। इट्स ऑल अबाउट हाउ द वाटर क्राइसिस अफेक्ट्स द नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ ए कंट्री। बच्चे ने वाटर क्राइसिस देखा, वही रटे रटाए जुमले कि भाई वाटर क्राइसिस क्या है, कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस क्या है, इंपैक्ट ऑफ वाटर क्राइसिस क्या है, और सोल्यूशन ऑफ वाटर क्राइसिस क्या है। वो तो उसने आपसे पूछा ही नहीं एग्जाम में। उसने तो आपसे पूछा कि हाउ वाटर क्राइसिस इंपैक्ट द नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी पे किस तरह इंपैक्ट आ रहा है, क्या क्राइसिस किस तरह हो रहे हैं, प्रोविंशियल स्ट्राइफ किस तरह पैदा हो रहा है। फिर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल लिमिट द स्कोप ऑफ दिस ऐसे टू पाकिस्तान ओनली, बट यहाँ पे कहीं पे पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ। यू विल स्कोर हायर मार्क्स इफ यू वाइडन द स्कोप ऑफ ये ऐसे, अगर वहां पाकिस्तान मेंशन नहीं, आप इंडिया की एग्जांपल दे सकते हैं, वहां पे वाटर क्राइसिस, दूसरे मुल्कों की एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह वाटर क्राइसिस से नेशनल यूनिटी पे इंपैक्ट आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टाइटल में और आए तो क्या करना है। फॉर एग्जांपल आया आईटी इज अ कर्स, एक ऐसे आया 2019 के अंदर कि इमर्जिंग पावर, नहीं आईटी के ऊपर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलन कर्स और ब्लेसिंग। अब बच्चा क्या है, क्या मैं सिर्फ कर्स के ऊपर लिखूं, क्या मैं सिर्फ ब्लेसिंग के ऊपर लिखूं, या मैं दोनों के ऊपर लिखूं। और है अगेन, कल ही मेरे पास एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे मैसेज आया एंड ही वाज लाइक कि सर देयर इज एन एसे दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द ओनली वे टू रिड्यूस पुअर्टी इन पाकिस्तान। एक ऐसे का टाइटल था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द ओनली वे टू रिड्यूस पुअर्टी इन पाकिस्तान। And he was like, sir, I do not think that foreign direct investment is the only way to reduce poverty in Pakistan. So, can I go against the topic? क्या मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट जा सकता हूं और मैं लिख सकता हूं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट द ओनली वे टू रिड्यूस पोवर्टी इन पाकिस्तान। एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे ये बताओ पहले, क्या एग्जामिनर ने इस टाइटल में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्या यहाँ पर
क्वेश्चन मार्क आपको कहीं नजर आ रहा है क्या? यहां पर ये टाइटल है कि इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अ ओनली वे टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ठीक है? या यहां पर और आपको कहीं नजर आ रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस और नॉट टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान? आपको ना क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है ना आपको यहां पे और नजर आ रहा है, इट इज अ स्टेटमेंट। देन हाउ कैन यू निगेट दिस स्टेटमेंट? हाउ विल यू निगेट दिस स्टेटमेंट? ठीक है, क्योंकि आपका पूरा ऐसे जो है, योर होल ऐसे शुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर टाइटल। तो जब पूरा ऐसे आपकी रिफ्लेक्शन है टाइटल की, तो यहां पर ना क्वेश्चन मार्क है, यहां पर ना और है, आपसे उसने पूछा नहीं, उसने से बोला है कि ऐसी चीज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट द ओनली वे टू रिड्यूस पॉवर्टी इन पाकिस्तान, इसके ऊपर ऐसे लिखना है, देन यू हैव टू राइट इट। इसी तरह एक ऐसे आता है 2014 15 16 में, ईयर देख लीजिएगा, या 17 तक में, कि रिलीजन हैज डन मोर हार्म देन गुड टू द वर्ल्ड। ठीक है, रिलीजन हैज डन मोर हार्म देन गुड टू द वर्ल्ड, के रिलीजन ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया बनिस्बत फायदे के। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज वी आर हैव अ रिलीजियस माइंडसेट, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट राइट दैट रिलीजन हैज डन हैज नॉट डन मोर हार्म देन गुड टू द वर्ल्ड, के रिलीजन ने हार्म नहीं पहुंचाया, ज्यादा फायदा पहुंचा। बट अगेन यहां पर कहीं पर उसने क्वेश्चन मार्क नहीं था कि हैज रिलीजन डन मोर हार्म देन गुड टू द वर्ल्ड, या और भी नहीं था, फिर आप उसको निगेट कैसे कर सकते हैं? आपकी निगेशन फॉर और अगेंस्ट उन टॉपिक्स में होती है जहां पर क्वेश्चन मार्क मौजूद है। फॉर एग्जांपल, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? देन यस, यू कैन राइट फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक। ठीक है, इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इज फॉरेन लॉन्स इज द ओनली वे टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? यस, यू कैन राइट फॉर एंड अगेंस्ट। या फिर जहां पर और है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्स और ब्लेसिंग? यस, यू कैन राइट कर्स या ब्लेसिंग है, और फिर उसमें भी काफी चीजें होती हैं टेक्निकल, वो आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो चीज आप कर सकते हैं, बस स्टेटमेंट को तो आप निगेट नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारी कैटेगरीज हैं, दो टॉपिक्स आपस में मिल जाए तो क्या करें, तीन टॉपिक्स में कॉलन के साथ आ जाए, ऐसे आया जी, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो ये तीन टॉपिक्स हैं, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इस टॉपिक को कैसे टैकल करेंगे? तो सबसे पहली चीज जो व्हाट टू प्रिपेयर में है वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली चीज है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टाइटल ऑफ एन एसे, जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। अपने टीचर को, अपनी एकेडमी को, अपने फोकल पर्सन को, अपने मेंटोर को कहना है कि सर इसको मुझे कंपार्टमेंटलाइज डिवाइड करके बताएं। मैं जो आपको करूंगा इन पहले ही लेक्चर में, वो यही करूंगा कि पिछले 15 साल के जो पेपर्स हैं उसको इंशाल्लाह डिवाइड किया जाएगा, और हर 15 साल के पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन टैक्स के जो टाइटल्स आए हैं, या कॉलम के तहत जो टाइटल्स आए हैं, या जहां पर दो टॉपिक्स मिलाकर आ गए, फॉर एग्जाम्पल दो टॉपिक मिलाकर किस तरह है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। 2020 का या 2021 का एक ऐसे है कि न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म इन पाकिस्तान, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड द कल्चर एंड आर कल्चर, या कल्चर ऑफ पाकिस्तान, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। तो दो दो टॉपिक्स हैं, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म अलग है, कल्चर ऑफ पाकिस्तान अलग है। तो क्या आप एक जगह न्यू वेव्स लिख देंगे, एक जगह कल्चर लिख देंगे? नहीं, यू हैव टू राइट बोथ द थिंग्स, दोनों के बैकग्राउंड के अंदर, दोनों के रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, उन टाइटल्स को कैसे जो है वो हैंडल करेंगे। इसी तरह आया कि चेंजेस, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक चेंजेस इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अगेन दो टाइटल मिक्स होकर आ गए, इसको आप किस तरह टैकल करेंगे? ठीक है, तो हर 15 साल के पेपर में कंपार्टमेंट किए हुए हैं, कॉलन के साथ, क्वेश्चन टेक्स्ट के साथ, और के साथ, एंड के साथ आए तो किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल 2016 में ऐसे आया सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, इसको कैसे टैकल करेंगे। और 2019 में आया आईटी ब्लेसिंग और कर्ज, इसको कैसे टैकल करेंगे। तो जिससे भी आप प्रिपेयर करें, हमारे पास आएंगे जिसपे पूरी क्लास होगी इंशाल्लाह, बट खुद भी इसको देखें कि टाइटल किस तरह समझना है। काइंडली इस पॉइंट के ऊपर कंक्लूड करके, इस पॉइंट को कंक्लूड करूंगा और फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ूंगा। रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से, सजेशन ये है, गाइडेंस ये है कि डू नॉट राइट व्हाट यू नो अबाउट द टॉपिक, ऑलवेज राइट व्हाट इज आस्क्ड इन द टॉपिक। ये एक टैग सेंटेंस है, इसको याद रखिएगा। उर्दू में क्या बोलते हैं कि वो ना लिखो जो तुम जानते हो उस टॉपिक के बारे में, वो लिखो जो पूछा गया है। ठीक है, टॉपिक में जो पूछा गया है वो लिखना है। ये नहीं कि वाटर क्राइसिस पे जो आया लिख दिया, सीपैक पे जो आया लिख दिया, गुड गवर्नेंस पे जो आया लिख दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आया जो है, नहीं। टॉपिक की डायमेंशन क्या है, टॉपिक
की डायरेक्शन क्या है, उसका स्कोप वाइड है, लिमिटेड है, डेमोक्रेसी की डायमेंशन किस तरफ जा रही है। अक्सर आपने देखा होगा डेमोक्रेसी पे जो बच्चे ऐसे लिखते हैं या फेमिनिज्म पे लिखते हैं या एजुकेशन पे लिखते हैं, फेल हो जाते हैं बिकॉज वो डायमेंशन मिस कर जाते हैं कि भाई डायमेंशन क्या है, वो रटे रटाई चीजों को रिप्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये नटशेल में था पूरा इस टेक्निकल रिक्वायरमेंट में जो पहला पार्ट है, जिसके ऊपर पहली क्लास के ऊपर भी होगी या अभी जो मैं आपको बता रहा हूं कि ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड द टाइटल एंड राइट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन instead of what you know about the title, what you know about the topic. Next point क्या है? Outline. Take your stance and write according to your stance. अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ना करेंगे सर ये टॉपिक बता दे, वो टॉपिक बता दे। आई एम गोइंग टू टेल यू पूरा कि व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, और फिर हम नीचे चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फिर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टाइटल कर दिया, देन आउटलाइन पूरी पता हो किस तरह करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरी क्लास हो, बॉडी पैराग्राफिंग, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन के ऊपर। तो पहली स्टेज में जो हम भी करेंगे या आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, जिसके ऊपर मैंने ये पूरा टाइम लिया। फिर जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी कि ये जो फर्स्ट वीक में है, पहली 5 क्लासेस जो है वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही होंगी और उसकी प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? अच्छा, व्हाट टू प्रिपेयर में फिर ये आ जाता है कि आपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स तो कर ली, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे फोकस्ड एरियाज क्या है। सर आई नो हाउ टू राइट एन एसे, आई नो कि जी टाइटल किस तरह समझना है, मुझे आउटलाइन बनानी आती है, मुझे इंट्रोडक्शन लिखना आता है, मुझे कंक्लूजन लिखना आता है, मुझे बॉडी पैराग्राफिंग आती है। नाउ द क्वेश्चन इज सर कि ऐसे का तो कोई सिलेबस ही नहीं है, ठीक है, उसका कोई रेंज ही नहीं है। करंट अफेयर्स में मुझे पता है क्या टॉपिक करने हैं, सोशियोलॉजी का मेरे पास सिलेबस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मेरे पास सिलेबस है, जेंडर स्टडीज का मेरे पास सिलेबस है, बट मेरे पास तो जो है वो एसए का सिलेबस ही नहीं है। तो मैं कितने टॉपिक्स करूं? मैं 5 टॉपिक करता हूं, अगेन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं 10 टॉपिक करता हूं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। इवन मैं 100 टॉपिक्स कर लूं, मुझे क्या पता कि उसी टॉपिक्स में से आनी है चीजें। मैं तो श्योरिटी ही हासिल नहीं कर पाता कि मैं कौन से टॉपिक्स करके जाऊं, मेरे फोकस्ड एरियाज कौन से होने चाहिए, ठीक है, मेरे फोकस्ड एरियाज कौन से होने चाहिए। तो यहां पर व्हाट टू प्रिपेयर में टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके फोकस्ड एरियाज कौन से हैं, और उन्हीं फोकस्ड एरियाज को जो मैंने डिवाइड किया है, हमेशा डिवाइड करता हूं, वो 2 चीजों में करता हूं। पहले कहलाता हूं ट्रेडिशनल टॉपिक्स और दूसरे कहलाता हूं मैं कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स। ट्रेडिशनल थीम्स या ट्रेडिशनल इश्यूज वो हैं जो आपको हर साल के एग्जाम के पेपर में नजर आएंगे। 3 थीम्स ऐसे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, 3 थीम्स या इसको 4 थीम्स में कर लूं जो ऐसे है जिसमें से हर साल 1 या 2 या तीनों आपको जरूर मौजूद होंगे, ठीक है। काइंडली इस तरह के क्वेश्चन ना करें, विच कैटेगरी इज हाई स्कोरिंग, विच इज नॉट, डिस्क्रिप्टिव, इस तरह की चीजों में मैं नहीं जाता। डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, फैक्चुअल, इस तरह की चीजों में मैं जाके कंफ्यूज नहीं करता। ये चीजें बच्चों को कंफ्यूज कर रही होती हैं, ठीक है। तो मैं कंफ्यूजिंग की ना टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ, ना उसकी जार्गन इस्तेमाल करता हूँ कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाएं। डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेंटेटिव, ठीक है, काउंटर आर्गुमेंटेटिव, इस तरह की चीजों को सिंपल बना के मैं बताता हूँ। अगर आपको ये चीजें बताएं तो आप अपने पास रखें, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज ना करें। अच्छा जी, व्हाट टू प्रिपेयर में दूसरी चीज क्या है कि सर टेक्निकल रिक्वायरमेंट आ गई, अब हम कौन से करें? 100 करें, 5 करें, 10 करें, 15 करें, 20 इश्यूज करें, कौन से करें? तो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द 10 to 20 or 30 years of English essay papers, I came to the conclusion that कुछ जर्नल कैटेगरीज है, ट्रेडिशनल इश्यूज है, ट्रेडिशनल थीम्स है जो हर साल पेपर में मौजूद होते हैं। तो पहले तो उसको कवर करो, ठीक है ना, कि भाई ये तो मुझे करने ही करने, और उसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करो क्योंकि वो उसकी हमेशा डिफिकल्ट डायमेंशन देगा। 3 या 4 थीम्स ऐसे हैं जो आपको हर साल पेपर में चारों मिलेंगे, चारों में से 3 मिलेंगे, 2 एक तो जरूर मिलेगा। द फर्स्ट वन इज एजुकेशन, द सेकंड वन इज डेमोक्रेसी, the third one is gender related and the fourth one is technology। ये चारों में से एक ना एक से ज्यादा आपको हर साल मिलेगा, ठीक है। चाहे आप जाएं बुक्स लें, पास्ट पेपर्स देखें, उनमें से आप देखेंगे कि आपको हर साल जो है वो ये पेपर नजर आएगा। आपकी इत्मीनान के लिए मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं।
ठीक है, हम पास्ट पेपर देखते हैं जरा कि क्या मैं बात कर रहा हूं वो सही भी है या ऐसी चीज नहीं है। ठीक है जी, ये पास्ट पेपर्स आ गए, कुछ दिनों में हमारी अपनी वेबसाइट भी आ जाएगी। अभी हम जो है वो नेट की मदद ले लेते हैं, हम पास्ट पेपर्स को जरा 5 पास्ट पेपर्स निकाल लेते हैं, बाकी आप लोग खुद से देख लीजिएगा। अगर ये चीज मेरी प्रूव हो गई तो बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप देखें, ये मेरे पास पेपर है 2020 का, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एन एजेंट ऑफ चेंज। मैंने क्या बोला, 4 थीम्स हैं जो रिपीटिव होते हैं, ट्रेडिशनल इश्यूज की बात कर रहा हूं, सिर्फ 4 नहीं करने, ठीक है ना। मैंने दूसरी कैटेगरी भी बनाई हुई है, लेकिन व्हाट टू प्रिपेयर में 2 कैटेगरीज है, ट्रेडिशनल थीम्स और करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ट्रेडिशनल थीम्स कौन कौन से हैं? 4 थीम्स हैं, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजी और जेंडर रिलेटेड इश्यूज। जरा पढ़ें, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एन एजेंट ऑफ चेंज, इट इज अ मिक्स ऑफ 2 कैटेगरीज, एजुकेशन एंड वुमेन, आपके सामने यहां पर मौजूद है। ठीक है जी, इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे, ठीक है। पोलराइज पॉलिटिक्स, द इशू एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। क्या आ गया? डेमोक्रेसी से रिलेटेड। मैंने कहा 4 थीम्स में से कभी चारों होंगे, कभी 2 होंगे, कभी 3 होंगे, लेकिन होगा जरूर। तो इन इश्यूज को तो पूरी तरह से कोशिश करें हर डायमेंशन से कवर करें। यहां पर हमें वुमेन भी नजर आया, एजुकेशन भी, डेमोक्रेसी भी और टेक्नोलॉजी भी। ठीक है जी, इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, यहाँ अच्छा ये जो है हमने पहली कैटेगरी देख ली। अच्छा, दूसरी कैटेगरी को देखते हैं हम। ये कौन सा पेपर था? 2020 का। ठीक है, ये 2020 में हमने ये चीज देखी। 2019 के पेपर को देखते हैं। ठीक है जी, यहां पर अगर आप देखें, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, क्या है? एजुकेशन बेस्ड ऐसे, ठीक है। आ गया डायमेंशन। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, डेमोक्रेसी वाली डायमेंशन। एक्सपेंडिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्स और ब्लेसिंग, क्या है जी? टेक्नोलॉजी। न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड आवर कल्चर, फेमिनिस्ट बेस्ड ऐसे, वुमेन रिलेटेड ऐसे, जेंडर बेस्ड ऐसे। इस 2019 में चारों कैटेगरीज मौजूद है, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और फेमिनिज्म वाली। कभी 3 भी मौत, पिछले साल 3 थी। 18 का ऐसे देखते हैं जी हमारे पास, हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज, एजुकेशन आ गया। नीचे करें, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हडल, डेमोक्रेसी रिलेटेड ऐसे। द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे। ठीक है, क्या इसमें फेमिनिज्म बेस्ड ऐसे है? यहां पर नहीं है इस साल फेमिनिस्ट बेस्ड ऐसे, एजुकेशन बेस्ड, कोई मसला नहीं, एक भी आ जाए अगर मैं चारों थीम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बहुत आसान है, बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, ऐसे 15 कर लो, 20 कर लो, 25 कर लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, सिर्फ आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट के साथ करना होता है कि भाई ये चीजें आनी है, इसकी मैं हर डायमेंशन करूंगा, फिर उसको डायमेंशन में कैसे डिवाइड करना है वो भी कमाल है। तो मुझे तो नहीं पता ना एजुकेशन की कौन सी डायमेंशन आती है, तो मुझे उसको एजुकेशन की फर्दर डायमेंशन में डिवाइड करना है। जैसे कि मैं इसका कह रहा हूं कि एजुकेशन की 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है मेरी नजर में, एक वर्चुअल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन, और दूसरी सिंगल नेशनल करिकुलम। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी से भी रिलेटेड, डिक्लाइन ऑफ लिबरल वर्ल्ड, डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी, राइज ऑफ राइटिस्ट, कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट फोर्सेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेक्नोलॉजी में अगेन डिजिटल रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2018 का देख लिया, 17 में देखते हैं जी। फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, आ गया फेमिनिस्ट बेस्ड ऐसा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इस कॉलोनियल मेंटेलिटी इसको नहीं लेते, यहां पर क्या आ गया आपके पास? ये फेमिनिस्ट बेस्ड ऐसे हमारे पास आ गया। यहां पर हमारे पास क्या है? एजुकेशन का ऐसे भी नहीं है, और हमारे पास डेमोक्रेसी से भी नहीं, और टेक्नोलॉजी बेस्ड भी नहीं है। अच्छा, डेमोक्रेसी बेस्ड ऐसे नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे पढ़े ना, फॉर एग्जाम्पल कॉलोनियल मेंटेलिटी इम्पेंडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, वो सब हम ये चीजें डिस्कस करते हैं, या आइडियोलॉजीज को आप देखें, लेकिन अगेन फेमिनिस्ट बेस से मौजूद है। अगेन मैं अभी अगेन रिपीट कर रहा हूं कि मैं पहली कैटेगरी की बात कर रहा हूं, हम सिर्फ पहली कैटेगरी कवर नहीं करेंगे, हम दोनों कैटेगरीज कवर करेंगे। करंट इंपॉर्टेंट थीम्स की बात अभी मैं नहीं कर रहा, पहले पहली कैटेगरीज में देख लो, सिर्फ ये भी कवर करेंगे तो आपके एक श्योरिटी आ जाएगी कि हर साल इसमें से तो ऐसे आना ही आना है। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास 2016,
जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, अगेन आपके पास आ गया, ठीक है, आपके पास आ गया उससे बेस्ड ऐसे क्या बोलते हैं, वुमेन बेस्ड ऐसे, जेंडर बेस्ड ऐसे आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो वहां पर आ गया। तो ये चार थीम्स जो है, मैंने कहा कभी चारों होंगे, कभी तीन होंगे, कभी दो, एक न एक तो लाजमी होगा। वो चार थीम्स कौन से हैं? अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, पहली कैटेगरी व्हाट टू प्रिपेयर के अंदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के बाद जो पहली कैटेगरी वो ट्रेडिशनल थीम्स की है, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजी एंड जेंडर बेस्ड। ये चार तो आपने कैटेगरीज को करना ही करना है। इन चार के बाद आ जाए करंट इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर। अब करंट इंपॉर्टेंट थीम्स में क्या कमाल होता है, करंट इंपॉर्टेंट थीम्स में हम ये करते हैं कि वी बेसिकली प्रिडिक्ट कीपिंग ऑन द करंट जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक एंड सोशल हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड, इन द रीजन एज वेल एज इन पाकिस्तान। हम देखते हैं कि भाई प्रिडिक्ट करते हैं करंट सिचुएशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे आज भी याद है, मैं 2019 में तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम के ऊपर हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत ज्यादा आई थी। आईएसपीआर ने उसके ऊपर काम किया, आर्मी ने उसके ऊपर जी कॉन्फ्रेंसेस बुलाई, यूथ की, और उसके ऊपर काफी काम किया। तो मैंने हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को बड़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था, और देखा एंड में ऐसे आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्स और ब्लेसिंग। तो मुझे वो तमाम चीजों पे बड़ी ग्रिप थी। आई विल राइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वो कर्स है एज कंपेयर टू ब्लेसिंग, एंड आई क्वालिफाइड द ऐसे। सेम इज द केस विद 2018 में सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा था। 2016 में ट्रंप के इलेक्शन हुए थे, सोशल मीडिया में जो है वो कहा था कि रशिया ने इंट्रूड किया है एंड रिजल्ट्स को चेंज किया है, तो उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट थी। आईएएस के पेपर में भी आया इंडिया में सोशल मीडिया, अगेन आई प्रिपेयर्ड सोशल मीडिया, और वो ऐसे मौजूद था। इसी तरह हर साल कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन हैपनिंग्स, करंट सिचुएशन, हम कुछ एसेस की लिस्ट करते हैं 7 to 8 के, भाई वो तो थीम्स हैं ही हैं, ठीक है, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, आईटी, फेमिनिज्म, वो तो हमने करने ही करने, और वो हर साल होता है। लेकिन शायद वो उसकी डायमेंशन मुश्किल आ जाए, ठीक है, उसकी कोई नैरो डायमेंशन आ जाए, उसका स्कोप नैरो आ जाए, या कोई वैसी डायमेंशन आ जाए जो हमें प्रिपेयर नहीं हुई भी, देन हमारे पास सेव जो है, हमारे पास सेव खेलने के लिए हमारे पास बैगेज में वो टॉपिक्स भी होने चाहिए जो हमने प्रिपेयर किए हैं करंट इश्यूज, करंट हैपनिंग्स को देखते हुए। तो इस साल अगर आप मुझसे सबसे इंपॉर्टेंट पूछें करंट हैपनिंग्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कीपिंग इन व्यू पाकिस्तान, वो है पाकिस्तान पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। सिक्योरिटी डायलॉग भी होता है पाकिस्तान का, मार्च 2021 में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आती है, जिसमें से वाजे किया जाता है कि जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की शिफ्ट है। कहीं पर भी इमरान खान जाते हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, यूएस के साथ टॉक्स करते हैं, कहते हैं कि हमारा लेंस चेंज हो चुका है, अब हम पाकिस्तान का जो पूरी पॉलिसी है वो जियो इकोनॉमिक्स बेस्ड है। वी वांट पेनिट्रेशन द मार्केट, वी वांट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वी वांट industrialization, economic integration, sustainable development instead of bases, weapons and these sort of things। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान को आप ले लें, द राइज ऑफ तालिबान 2.0 एंड द डिक्लाइन ऑफ काबुल गवर्नमेंट एंड द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली इंपॉर्टेंट थीम्स। दूसरी, विर्चुअल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंट एजुकेशन, वो एजुकेशन वाली चीज के साथ हम ट्रेडिशनल में वैसे ही कवर करें। फिर है हमारे पास, अगर आप देखें तो कोविड की जो डायमेंशन इंपॉर्टेंट है वो वैक्सीनेशन पॉलिटिक्स है, या कोविड की वजह से टेक्नोलॉजिकल डोमेन में क्या चेंज आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड से रिलेटेड। देन रिसेंटली एक नया इशू आया, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। अब यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है तो एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इनकी इंप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं, यूरोप एंड बियॉन्ड यूरोप। इवन पाकिस्तान के लिए भी कुछ इंप्लीकेशंस है। पाकिस्तान ने उसी वक्त विजिट किया जब पुतिन ने अनाउंस किया कि रशिया इज गोइंग टू इन्वेड यूक्रेन, अगेन एन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। तो कीपिंग इन व्यू द करंट हैपनिंग्स, हमने कुछ डायमेंशंस, कुछ थीम्स को जो है वो फॉलो अप किया हुआ है, और उसकी भी हम हर साल प्रिपरेशन करते हैं या करवाते हैं, या करनी चाहिए आप लोगों को। इफ आई वर एस्पायरेंट, तो मैं भी यूं ही करता था कि एक तो ट्रेडिशनल थीम्स है और फिर कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जो हमने लाइनअप किए। इस साल के इंपॉर्टेंट थीम्स मैंने आपको बता दिए हैं, ग्लोबल वैक्सीनेशन पॉलिटिक्स, डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स बिटवीन यूएस एंड चाइना, पाकिस्तान पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट, वर्चुअल ऑनलाइन एजुकेशन, वैक्सीनेशन पॉलिटिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इस साल के जो आपने जरूर करने चाहिए विद ट्रेडिशनल थीम्स, ठीक है। तो अब हमारा ये जो व्हाट टू प्रिपेयर वाला हिस्सा है ये होता है खत्म।
पहली चीज हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को कवर करना है, टाइटल कैसे समझें, आउटलाइन कैसे बनाएं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, बॉडी पैराग्राफिंग कैसे लिखें, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हमने देखना है हमने क्या क्या चीजों को प्रिपेयर करना है, एक लिस्ट बनानी है, ट्रेडिशनल थिंग्स तो करने ही करने हैं और वो हम करेंगे इंशाल्लाह, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजी, फेमिनिज्म। फिर करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। ये कुल मिला के 8 से 10 चीजें हैं, थीम्स है, टॉपिक्स नहीं है, थीम्स है। थीम्स का मतलब भी मैं अभी बताऊंगा। ये आप कर लें इंशाल्लाह। आप जब एसए के अंदर बैठे होंगे 12 मई को सुबह 9 बजे एग्जाम हॉल के अंदर, और सुबह 9 बजे आपके पास पेपर आएगा, यू विल सी बाय योरसेल्फ एंड यू विल रीड दैट इनमें से 2 से 3 टॉपिक्स एग्जाम में मौजूद होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। वजह यह है कि हम तो एनालाइज कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दे रहे हैं, सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं दे रहे कि मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, या मुझे कोई इतना बड़ा इल्म है या नॉलेज है कि मुझे पता है चीजों का चीजें। नहीं, हम कीपिंग इन द पास्ट पेपर्स देख रहे हैं। हर साल ये जो है टॉपिक्स आते हैं, तो आपकी बारी में कोई नया सीएसएस नहीं होने जा रहा। हर बच्चे को ऐसा लगता है कि इस बारी शायद कोई नई चीज होगी, मेरी बारी में कोई नई चीज होगी। ऐसा नहीं होता। जो ट्रेंड होता है वही होता है, जो प्रेसिडेंट्स बने होते हैं वही चीज होती है हर साल, और उसी बेसिस के ऊपर पेपर आगे भी आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास हाउ टू प्रिपेयर। सर मैंने लिस्ट भी बना ली, मुझे सारी चीजें पता भी चल गई कि किस तरह करना है, मुझे ईच एंड एवरीथिंग का पता है, मुझे ये भी पता है कि चीजों को किस तरह लेके चलना है। मैं सब बताऊंगा मोहम्मद सलमान। मटेरियल के ऊपर भी आता हूं ना, ये सब वो आ जाएगा वेयर टू प्रिपेयर में। आप जो सवाल कर रहे हैं, सलमान का सवाल है सर मटेरियल कहां से लाएं, तो वो वेयर टू प्रिपेयर है। अभी तो हम व्हाट टू प्रिपेयर और हाउ टू प्रिपेयर पे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हाउ टू प्रिपेयर में क्या है कि सर प्रिपेयर कैसे करूं। मैं बता चुका हूं कि याद रखिएगा, 2 बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स गलती क्या करते हैं, दे यूजुअली प्रिपेयर या दे यूजुअली डू टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन, इश्यू बेस्ड प्रिपरेशन। क्या मतलब है, या टीचर्स उनसे करवाते हैं, जो कि मेरे नजदीक एक फ्लॉड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। वो क्या करते हैं, बच्चा आता है, उसको बोलते हैं कि भाई 4 दिन बाद एक ऐसे लिख कर आना, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। बोलता है ठीक है, जाता है 4 दिन बाद ऐसे लेता है, चेक करके दे देते हैं। फिर उसको बोलते हैं अब तुम 4 दिन बाद ऐसे लिखकर आना, सोशल मीडिया चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। वो जाता है, फिर ऐसे लिखकर आ जाता है। फिर उसको बोलते हैं कि भाई अब तुम 4-5 दिन बाद जाना और ऐसे लिखकर आना, न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। वो जाता है, ऐसे लिखकर आता है। इट इज अ फ्लॉड स्ट्रेटेजी। ठीक है, इश्यू बेस्ड प्रिपरेशन नहीं करनी, ठीक है ना। अब आपने एजुकेशन पे लिख लिया, एजुकेशन लिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, जरूरी थोड़ी है वही ऐसे आएगा, ऐसे तो वो नहीं आएगा। यस एजुकेशन पे आएगा, एजुकेशन की वो डायमेंशन तो कभी भी नहीं होगी, चेंज होगी। तो इश्यू बेस्ड प्रिपरेशन नहीं करनी, थीम बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, जो मैं आपको करवाता हूं, या जो मेरे प्रिपरेशन के कोर्स में हिस्सा है, या जो मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को। थीम बेस्ड प्रिपरेशन क्या होती है कि आज मंडे है, आज मैंने आपको बोला कि भाई आज इस हफ्ते का थीम है एजुकेशन। अब एजुकेशन की जितनी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं उसको हम कवर कर लें, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हमारे जहन में जो भी, हमारे लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आए, वी विल अटेम्प्ट दिस टॉपिक। ठीक है, इसी तरह एक हफ्ते में हमारा थीम है यूएस चाइना राइवलरी। तो हम थीम प्रिपेयर करेंगे कि भाई यूएस चाइना राइवलरी के ऊपर क्या क्या ऐसे आ सकता है, कन्फ्रंटेशन विदाउट कंपटीशन आ सकता है, BRI वर्सेस B3W के ऊपर ऐसे आ सकता है, दूसरी चीजों के ऊपर यूएस चाइना राइवलरी की डिफरेंट डायमेंशंस बन सकती हैं। तो हम डिफरेंट डायमेंशंस को टोटल कवर करेंगे, पूरे थीम को, या आप लोगों को करना चाहिए, ताकि कोई भी उसके ऊपर आए। तब फॉर एग्जांपल आप करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की आप मेजर डायमेंशंस को कवर करेंगे, फिर उसके ऊपर 1 या 2 ऐसे को अटेम्प्ट करेंगे, देन यू कैन से I have prepared the issue or a theme of democracy. Just writing a one essay, essay तो एक ही लिखना होता है, but just preparing a one topic on democracy, you cannot say that you have prepared the theme of democracy. Okay, theme तो जब prepare होगा जब आप उसकी तमाम important dimensions करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन, एक एजुकेशन पे लिख लिया, एक डेमोक्रेसी पे, एक जेंडर के ऊपर, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने थीम बेस्ड करनी है, जो कि हम करवाएं, जो कि मैं सेशन में भी कराता हूं और बताता हूं कि भाई एजुकेशन की ये डायमेंशंस करो। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी संडे वाले दिन में आपको एक जो है वो, फॉर एग्जांपल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। उसकी डाटा, उसकी सारी चीजें वो मैं बताऊंगा किस तरह प्रोवाइड करूंगा। देन संडे वाले दिन पेपर होगा। अब आपको नहीं पता होगा, उसमें 6-7 टॉपिक्स हैं, और 6 के 7 टॉपिक्स में तब सबकी डायमेंशंस डिफरेंट है। यू कैन राइट एनी यू कैन राइट ऑन एनी वन टॉपिक।
ये कर लेंगे, देन यू हैव कॉन्फिडेंस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई भी ऐसे आता है मैं लिख पाता हूं या मैं लिख पाती हूँ। बट एक टॉपिक के ऊपर आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और ये करना भी नहीं चाहिए। तो हाउ टू प्रिपेयर में एक सिंगल लाइन में इस चीज को कंक्लूड करके मैं आगे पढ़ता हूं। और वो सिंगल लाइन क्या है जी? वो सिंगल लाइन ये है कि इशू बेस्ड या थीम बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन नहीं करनी, क्योंकि टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन का तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन कोई एंड पॉइंट कितने ऐसे लिखोगे? 5, 10, 15, 20, 25, 100, 150 लिख लो। जरूरी थोड़ी है कि वही डायमेंशन आए। हाँ, थीम बेस्ड कर लो। मैं कहता हूं कि अगर आप 12 से 14 थीम्स कर लेते हैं, इंक्लूडिंग द 3 or 4 ट्रेडिशनल थीम्स, you will find the you will find the essay of your choice in an exam. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अपनी चॉइस का ऐसे एग्जाम में नाम मिले अगर आप 12 से 14 थीम्स इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल थीम्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं। You will 100% find the essay of your choice in a final exam. बट टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन करोगे तो ऐसे नहीं मिलेगा, फिर वही करोगे कि जो याद है वही लिख कर आ जाओगे, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर पर ऐसे उड़ जाएगा। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है जी हमारे पास, वेयर टू प्रिपेयर। सर सब चीजें आपकी बात सही है, मटेरियल कहाँ से लेकर आए? ठीक है, एजुकेशन है, सिंगल नेशनल करिकुलम है, जो है वो डिस्टेंट लर्निंग एजुकेशन है, हायर एजुकेशन रेमेडीज है, वुमेन यूनिवर्सिटीज के ऊपर ऐसा हम कहाँ कहाँ से ढूंढे? पहली बात सर, कहाँ से ढूंढे? दूसरी बात सर, द फाइनल एग्जाम विल बी ऑन May 12। वी हैव अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, बल्कि एक महीने से भी मेरे ख्याल में कम टाइम है। आप एग्जैक्ट 1 मंथ है, आज के दिन को मिला ले तो एग्जैक्ट 2 मंथ्स है। ठीक है ना, 2 महीने हमारे पास एग्जैक्ट। So we do not have time. We are facing the paucity of the time, and we do not go in depth, and we do not evaluate or explore the different sources on the internet. We do not have time to read books, magazines. हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम इस पे करने लग जाएंगे तो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे कवर करूंगा, कंपलसरी सब्जेक्ट कैसे कवर करूंगा, तो मैं कहाँ क्या क्या करूं, क्या क्या नहीं करूंगा। फिर आप कहते हैं कि मॉक्स भी दें और फिर राइटिंग प्रैक्टिस भी करें और संडे को एग्जाम भी दें, तो ये सब मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा। तो वेयर टू प्रिपेयर में सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है, नेवर कंसल्ट अ गाइड बुक ऑफ डिफरेंट एकेडमीज। मैं भी अगर किसी पॉइंट पर आके बोल देता हूं ना आपको, आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या कभी भी, कि भाई ये एकेडमी की बुक है CSS बरिंदरी की, ये ले लो एसए के लिए, या ये एसए के नोट्स हैं, नोट से कभी भी या एकेडमी की बुक से कभी भी एसए प्रिपेयर नहीं होता। एक बात याद रखें। ठीक है, यस, दे आर डिफरेंट सोर्सेस। वो सोर्सेस मैंने आपके पास लिखी हुई है, ISSI इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज, SDPI है, बिल्डेक है हमारे पास, JWT का मैगजीन एक गुड सोर्स है, CSS बरिंदरी का मैगजीन आता था बट बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल वो नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अप्रैल से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। डॉन एक अच्छा सोर्स है, NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, foreignpolicy.com है, paradigmshift.com एक इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड ग्लोबल विलेज स्पेस है, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, इकोनॉमिस्ट है। तो कुछ बुक्स हैं जिसके अंदर अच्छी है, फॉर एग्जांपल 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी है, उसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज का टॉपिक मैंने बिल गेट्स की बुक से कवर कराया था कि हाउ टू अचीव अ ग्लोबल जीरो। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट बुक्स हैं। 10 लेसन फॉर द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड है, मैंने उसका आपको रिव्यू दिया था। देन यूट्यूब के ऊपर कुछ लेक्चर्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, इतने सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इतना सारा जो मटेरियल है, क्या आपके पास टाइम है? द आंसर इज नो। दैट इज व्हाई इस टाइम के ऊपर, ठीक है, अगर आपके पास 1 साल का टाइम होता तो मैं आपसे कभी भी ये बात नहीं कहता, बट इस टाइम के ऊपर आपको करना ये चाहिए कि टू कंसल्ट द मेंटोर और एनी एकेडमी और एनी प्लेटफॉर्म जो आपको एक अच्छा मटेरियल, रेलिवेंट मटेरियल, टू द पॉइंट मटेरियल आपको प्रोवाइड करे। चाहे ज्यादा ही प्रोवाइड करे, आपको वो रेलिवेंट हो, आपको डिफरेंट डायमेंशंस पे सर्च करने का टाइम, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का टाइम, सब्सक्रिप्शंस का टाइम आपके पास बच जाए। ठीक है, आपको बेसिकली रीडिंग करने की भी जरूरत ना पड़े, कुछ ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड करें, ठीक है, जिसमें आपको वो पूरा टॉपिक समझ लें, और कुछ रेलिवेंट मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि आपकी डिफरेंट डायमेंशंस जो है वो प्रिपेयर हो जाए। एंड दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ दिस बैच, ऑफ दिस कोर्स। 7th 8th 9th 7th से ही चीज मैंने शुरू की थी, बैच 7 से, वो इंशाल्लाह 3 मंथ का कोर्स था। बैच 8 चल रहा है, आधा हो चुका है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बैच 9। इसके अंदर भी ये फीचर है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम कवर करें वैक्सीनेशन पॉलिटिक्स, तो
उसके ऊपर आपको 1 से 2 लेक्चर्स 1.5 से 2 घंटे के दिए जाएंगे। आप सुने आराम से बैठकर, समझें। टाइम की स्केड्यूल क्या आपको मसला है, स्केड्यूल लिमिटेड है, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी ताकि आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से सुने। देन उसके ऊपर रेलिवेंट मटेरियल दिया जाएगा, आप उसको पढ़ें। कोई चीज सर्च करने की, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाने की, यूट्यूब पे जाने की, इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके सर्चिंग में 5-6 घंटे जाया करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर सुने, रीडिंग मटेरियल इन्हीं प्लेटफॉर्म से निकाला हुआ है, मेरा रीडिंग मटेरियल बनाया हुआ नहीं, ISI, SDPI, बिल्डैड, मैगजीन्स, डिफरेंट चीजों से एक्सट्रैक्ट किया हुआ मटेरियल है, वो पढ़ें और फिर अपने आप को प्रिपेयर करें, संडे को आके मॉक दें। तो वी विल गिव यू ऑल रेलिवेंट मटेरियल इंक्लूडिंग द लेक्चर्स ऑन ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक। किसी टॉपिक के ऊपर एक कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर होगा 1.5 से 2 घंटे का, और कुछ टॉपिक्स के ऊपर मल्टीपल लेक्चर्स होंगे। जैसे यूएस चाइना पे मुझे याद है 3 से 4 लेक्चर्स हैं, ठीक है, इसलिए यूएस चाइना पूरी आपको डायमेंशन कवर हो जाएगी। पहले तो लेक्चर के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी रेलिवेंट मटेरियल से इंशाल्लाह चीजें कवर होंगी। और अगर जिसको नहीं ज्वाइन करना, सोर्सेज आपके सामने लिखी हुई है, गो ऑन टू दिस सोर्सेज, सर्च बाय योरसेल्फ, कॉम्प्रिहेंड द टॉपिक एंड डिवाइड इनटू डिफरेंट डायमेंशंस, और फिर इसकी प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अच्छा इसको वन लाइन में कैसे कंक्लूड करना है कि भाई कोई भी एकेडमी की बुक को नहीं करना क्योंकि वो आउटडेटेड होती है, अच्छे सोर्सेज को फॉलो करना है जो आपके सामने है। बट क्योंकि टाइम कम है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू जॉइन दैट प्लेटफॉर्म जहां पे हमें ये चीजें मिलें, वहां से हम एक्सट्रैक्ट करें और ज्यादातर टाइम उस चीज के ऊपर लगाएं जो जरूरी है, यानी प्रैक्टिस, लिखने के ऊपर लगाएं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लगाएं, प्रेजेंटेशन के ऊपर लगाएं। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है जी हाउ टू इम्प्रूव। ठीक है सर, ठीक है आपने बता दिया। मैंने अभी देखता हूँ फेसबुक के ऊपर भी डिफरेंट टीचर्स हैं, डिफरेंट एकेडमीज हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। आई यूजुअली डू नॉट क्रिटिसाइज देम बिकॉज एवरीवन हैज इट्स ओन मेथोडोलॉजी, एवरीवन हैज इट्स ओन स्ट्रेटजी एंड प्रोसेस। बट मैं अक्सर देखता हूँ जो होता है, इनके ब्राउशर्स हो गए, इनके डिटेल वो हो गए, या इनके जो है वो पोस्टर्स हो गए, लिखा होता है 40 essay will be prepared, 40 outlines, 40 टॉपिक्स को हम प्रिपेयर करेंगे। कोई लिखता है 45 टॉपिक्स को हम प्रिपेयर करेंगे, कोई लिखता है हम 25 टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे, ऐसे की बात कर रहा हूं। और फिर नीचे छोटा सा लिखा हुआ होता है ओनली वन टेस्ट या ओनली वन इवेल्युएशन एंड फीडबैक, वी विल गिव फीडबैक एंड इवेल्युएशन टू ओनली वन essay। फिर आप तो लोगों को रटवा रहे हैं चीजें, ठीक है ना, आप तो लोगों को रटवा रहे हैं, रटा हुआ ऐसे कभी भी पास नहीं होगा। मेरी क्लास में यहाँ पे 100 बच्चे मौजूद हैं, ठीक है ना, 100 बच्चे में एक आपको ऐसे बताता हूँ कि भाई ऐसे ये जो अफगानिस्तान पर ऐसे आया तो ये पॉइंट्स लिख कर आ जाना, ठीक है, और बोलता हूँ बस ठीक है प्रिपेयर हो गए, कल से हम एजुकेशन करेंगे। पहली बात, एक तो वो रटा हुआ ऐसे हो गया, क्लीशे टॉपिक हो गया। 100 के 100 अगर वही बच्चे लिखेंगे तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा आप कहीं से रट कर आए। दूसरी बात, आप कैसे लिख रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी क्या गलतियां हैं, आपकी क्या इवेल्युएशन है, आपने कहां पर मिस्टेक की है, ये तो आपको नहीं पता, ठीक है ना। हमने 100 ऐसे प्रिपेयर कर लिए, हमने 40 कर लिए, हमने 30 कर लिए, हमने 20 कर लिए, जी सर ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, 40 ऐसे जो है हमने इतनी कम फीस में सीख लिए। व्हाट द बेनिफिट ऑफ दैट, व्हाट इज द रिजल्ट। आप कहां पर खड़े हैं, सर वहीं पर खड़े। मैं अभी बोल दूंगी इस पे ऐसे लिखे दिखाओ, सर नहीं आता हमें लिखना, बट हमने 50 ऐसे सीख लिए, इसका तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इंपॉर्टेंट यह है कि लिमिटेड चीजें सीखो बट उसकी इवेल्युएशन करो, ठीक है ना। एक दफा ब्रूसली से किसी ने पूछा था कि सबसे डेंजरस बंदा कौन था, उसने बोला था कि सबसे डेंजरस बंदा वो नहीं है कि जो 100 तरह की किक्स को प्रैक्टिस करता है। ब्रूसली ने कहा कि मैं उस बंदे से डरता हूं जो एक ही तरह की किक को 100 दफा प्रैक्टिस करता है, वो मेरे लिए डेंजरस है क्योंकि वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 की आउटलाइन रट ली, किसी टीचर ने पढ़ा दिया और फिर चेक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और उसी के आर्गुमेंट्स अगर आप याद करके जा रहे तो फायदा ही नहीं, ठीक है। दैट इज वाई इस कोर्स में क्या है कि लिमिटेड टॉपिक्स, कीपिंग इन व्यू द पास्ट पेपर्स, और फिर कोई आउटलाइन में आपको बताऊंगा नहीं कि ये आउटलाइन लिखो, नहीं, मैं आउटलाइन आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि डू नॉट गिव मी अ फिश, टीच मी हाउ टू फिश। मुझे मछली नहीं दो, मुझे सिखाओ कि मछली किस तरह पकड़नी, ठीक है ना, ताकि मैं खुद सीखूं। मैं आपको आउटलाइन बता दूं, हाँ ठीक है, ये अभी नेक्स्ट लेक्चर है इसके ऊपर, और मैं लेक्चर के स्टार्ट में आपको ये बात बोलूंगा कि ये रटे रटाए आर्ग्यूमेंट्स ना लिखना, ठीक है, उस तरह ना लिखना, अपनी तरफ से लिखना जो मैं आउटलाइन में चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहली बात कि रटी रटाई चीजें नहीं बतानी चाहिए। यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट स्पेसिमेन इज नेसेसरी, स्पेसिमेन जरूरी होता है बच्चों को बताने के लिए
कि भाई इस तरह लिखना है, इस तरह नहीं लिखना है, स्पेसिमेन, मॉडल पेपर, जो भी बोलते हैं उसको हम नाम देते हैं, प्रोटोटाइप का नाम देते हैं, मॉडल पेपर का नाम। यस इट इज नेसेसरी, बट 20 के 20 ऐसे मैं आपको बना के दे दूं तो फिर आप क्या करेंगे? और फिर वो अगर 20 के 20 ऐसे में वही ऐसे में आपको लिखना है, 50 बंदे भी वही लिख रहे हैं और फेसबुक पर भी वही पर है, 100,000 बंदा वही लिख रहा है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे? फिर आपको कैसे पता कि आप वही चीज लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे जब वो अगला टीचर चेक ही नहीं कर रहा? दैट इज वाई हमने क्या कर रहे हैं कि हम आपको, जो मेरा कैटेगरी सजेशन है, अब आप कहीं पर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस अकेडमी से भी कर रहे हैं, उनको भी आप यही कहना है कि सर आप हमें ये रटी रटाई आउटलाइंस ना दें। मैं क्या करता हूँ, लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि अफगानिस्तान के ऊपर यूएस चाइना की ये इंप्लीकेशंस है, वो मेरा लेक्चर है, लेक्चर के अंदर 3-4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेक्चर के अंदर डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स है, हर बच्चा अपने दिमाग से सोचेगा और अपने दिमाग से लिखेगा। फिर उसी के साथ उसी संडे को क्या है, उसी चीज का मॉक है, वहीं के वहीं आपकी जो है वो फीडबैक और इवेल्युएशन हो गई कि हाँ भाई इसने ये तुमने ये गलती की है, इंट्रोडक्शन में यहाँ पर रेलिवेंट आइडिया नहीं लिखा, बॉडी पैराग्राफ में आपके पास प्रूफ नहीं लिखा आपने, आपके पास जो है वो रिसर्च कम है, रिसर्च ज्यादा करें, रेलिवेंट जो मटेरियल है उसको ज्यादा पढ़ें, या आपने टॉपिक ही नहीं समझ पाए तो देन एंड देयर आपको पता चल जाएगा मैंने समझा या नहीं समझा, मैं वो लिख पा रहा हूं या पा रही हूं या नहीं पा रहा। और दिस इज द मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट एक अप्रोच है, कैन आई अप्रोच जिसको कहते हैं, तो कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। बाकी तो मैं भी कर सकता हूँ, ये जो मेरा 2 हफ्ते का कोर्स है, 4 हफ्ते का नहीं, 8 वीक्स का जो कोर्स है, 2 महीने का, सॉरी 8 वीक्स का कोर्स है, इसमें मैं एक टॉपिक के ऊपर, एक थीम के ऊपर, सॉरी, एक हफ्ता लगाने के बजाय उसमें मैं 5 टॉपिक्स आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कि भाई आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन डेमोक्रेसी डू नॉट मूव टुगेदर, ये देखें जी आउटलाइन, ये पॉइंट्स आपने पढ़ लिए हैं, और ये देखें कंक्लूजन, और ये इसका यूं इंट्रोडक्शन लिखेंगे, चलें जी आपका टॉपिक हो गया। नेक्स्ट जी इलिटरेसी जो है वो क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, देखें जी ये पॉइंट्स आपने लिखने, ये कंक्लूजन, ये इंट्रोडक्शन, चलें जी ये टॉपिक हो गया, चलें जी तीसरे। ये गेम नहीं है, ये तो मजाक चल रहा है, ठीक है ना, इससे इससे कभी भी प्रिपरेशन नहीं होगा। प्रिपरेशन जब होगी जब चीजों को समझेंगे कि भाई ये एजुकेशन है, सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्या चेंजेस आएंगी, इससे रिलेटेड ये रेलिवेंट मटेरियल खुद पढ़ो, ये डायमेंशन के ऊपर ऐसे आ सकता है, देन संडे वाले दिन वो तमाम डायमेंशन 7-8 दी हुई है, उसके ऊपर किसी और पे एक पैसे लिखो, देन के तमाम पैरामीटर्स मौजूद हैं, आर्गुमेंट्स मौजूद हैं, जो चीजें डूज थे वो मौजूद है, डोंट्स जो है वो आपने नहीं लिखे, देन आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। देन अगेन इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, हमारा ये अलमिया भी है सोसाइटी का, दे यूजुअली गो फॉर इजी अप्रोच के सर बनी बनाई चीजें दे दें और फिर हम पढ़े पढ़ाई कर, ठीक है, और चलना शुरू कर दें और वही रट रट के चले जाए, कम से कम इत्मीनान तो हो जाएगा, पास हो ना हो वो बात की बात है, इत्मीनान होना चाहिए, 60-70-80 जो है वो आउटलाइन रट रटा के चले गए और एक एवेल्युएशन करवा दी, और एवेल्युएशन में उन्होंने लिख दिया कि भाई आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक बंदा 50 आउटलाइन पढ़ा और आखिर में आपका ऐसे चेक कर रहा है, वो कभी भी आपको क्रिटिकली एवेल्युएट करके नहीं देगा। अगर उसने लिख दिया कि आपको ऐसे लिखना नहीं आता, तो आपका दूसरा सवाल होगा कि सर फिर हमने तो आपके ऐसे में कुछ सीखा ही नहीं, हमें तो फिर और आप टेस्ट कराएं, वो टेस्ट करा ही नहीं सकता क्योंकि उसके दूसरा बैच स्टार्ट करना है, देन आपका क्या बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे फीचर यही है कि हर हिस्से के साथ जो है वो उसकी जो है वो प्रिपरेशन होगी। यहाँ पे रिदा कहीं से टॉपिक स्टार्ट करें, आप देखें मैंने पहले भी कहा था इस तरह की चीजें आप ना बोला करें, ठीक है ना, इफ यू डू नॉट वांट टू बी इन द क्लास देन लीव दिस क्लास, ठीक है ना, बाकी बच्चे सुन रहे हैं, उनको पता है कि किस तरह चीजें करनी है, उनको मैं बता रहा हूँ, आपको टॉपिक स्टार्ट की जल्दी है, देन लीव दिस क्लास एंड ज्वाइन दिस क्लास लेटर ऑन, ठीक है ना, इट इज सिंपल इज दैट, ठीक है। जो भी इस तरह की करता है फिर ये मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात है, ठीक है ना, आई नो व्हाट टू से, आई नो हाउ टू टेक दिस लेक्चर, मुझे पता है किस सीक्वेंस में मुझे चलाना है, तो काइंडली डू नॉट डिक्टेट मी, ठीक है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्टार्ट में भी कह चुका हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, तमाम बच्चे यहाँ पे 100 बच्चे मौजूद हैं कि जो भी है, ठीक है, कि इफ यू डू नॉट वांट टू ज्वाइन दिस लेक्चर, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा, यू कैन लीव दिस लेक्चर, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें मैं जो बातें बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव दिस लेक्चर, ठीक है ना, कोई इसमें वो बात नहीं है, काइंड लीव करें, अपनी तैयारी करें, ऐसे की प्रैक्टिस करें, एकेडमीज में जाएं, डिफरेंट टीचर्स ले रहे हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है, मैं आपके कहने पे नहीं चलूंगा कि इस टाइम पे इस चीज की जरूरत है, इस टाइम पे इस चीज की जरूरत है, सर मुझे जो चीज चाहिए वो आप पढ़ा दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि अपना टाइम भी ना जाया करें, मेरा भी आपने टाइम जाया किया, 5 से 6 मिनट मैंने आपकी चीज के ऊपर बोला। इफ यू वांट टू वेट वेट, इफ यू वांट टू लीव दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लीव कर जाएं, ठीक है जी।
हालांकि मैं ये पॉइंट बोल चुका हूं कि आउटलाइन की रटी रटाई चीज की जरूरत नहीं है। देन अगेन वही बात हो रही है कि सर आप पहले आउटलाइन पढ़ाने को, हमें रटने का शौक है, हमें इन चीजों का शौक है कि हमें बनाई बनाई चीजें मिल जाए, हम वही जाके पेपर में रख दें और हम दुआ करें कि हम जो है वो सीएसपी बन गए, एएसपी बन गए, डीसी बन गए, और हम बोलेंगे और जब पेपर आएगा तो 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो अगेन मैंने शुरू में भी कहा है कि आउटलाइन का मकसद जस्ट टू शो द स्पेसिमेन, ठीक है, जस्ट टू शो द प्रोटोटाइप, जस्ट टू शो द स्टैंडर्ड कि ये है। उसमें कोई इतना कमाल नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको 15 आउटलाइन दिखा सकता हूँ, आप नेट पे जाए डायल ला करें 100 आउटलाइन आ जाएंगी। ठीक है, असल चीज है उस टॉपिक को समझना, ठीक है, जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आता। तो पहली चीज हमने क्या की, व्हाट टू प्रिपेयर। दूसरी चीज हमने क्या की, हाउ टू प्रिपेयर। तीसरी चीज हमने क्या की, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर। और चौथी चीज हमने क्या की, हाउ टू इंप्रूव। ठीक है, कि इंप्रूव किस तरह करना है। अगेन देखिए, मैं कभी भी ये आपसे नहीं बोल रहा कि मेरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें या मेरी क्लास ज्वाइन करें। मैं कह रहा हूं कहीं पर भी चीजें कर रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं, तो ये चीजें जरूर करें। ठीक है, कि ये चीज करनी है। अच्छा, फिर लिखना भी जरूरी है हर हफ्ते। अगर आप 8 वीक, मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर आप 8 वीक 8 ऐसे लिख रहे हैं कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, खुद से कहीं पर भी, यू विल परफॉर्म गुड, यू विल परफॉर्म बेस्ट इन योर फाइनल ऐसे। अगर आप इवेल्युएशन भी कर रहे हैं, जो आपको गलतियां भी बता रहे हैं। ठीक है जी, तो ये चीज थी पूरा जो मुझे आज बताना था, चीजों को सिखाना था, कि आपको चीजें बतानी थी कि ये 4 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। व्हाट टू प्रिपेयर, जिसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर आपको टॉपिक्स, ट्रेडिशनल टॉपिक्स, और फिर मेन टॉपिक्स वो भी बताए कौन से करने हैं। उम्मीद है कि आपने लिस्टिंग बना ली होगी। देन हाउ टू प्रिपेयर वाला टॉपिक है कि भाई प्रिपेयर किस तरह से करना है। मैंने बताया थीम बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन नहीं करनी। वेयर टू प्रिपेयर में बताया अकेडमीज के नोट्स, जो बनी बनाई बुक्स हैं वो नहीं करनी। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सोर्सेज हैं, वो भी बताई। टाइम नहीं है, हम आपको लेक्चर भी देंगे, रेलिवेंट मटेरियल भी देंगे, उसको हम कवर करें। हाउ टू इंप्रूव थ्रू प्रैक्टिस, इवेल्युएशन एंड फीडबैक के थ्रू। इन्हीं चीजों को कुछ मैं एग्जामिनर की रिपोर्ट्स थोड़ी सी पढ़ाकर, ताकि आप लोग एग्जामिनर की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते, वो थोड़ी सी पढ़ाकर मैं आपको जो है वो बता दूं। हाँ जी, सीएसएस और पीएमएस में जो है वो ऐसे का जो मेथड है वो तकरीबन वो सेम ही है। ठीक है ना। अब याद रखिएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ पे सीएसएस पीएमएस की बात मैं लिख देता हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीएसएस भी है, पीएमएस भी है, इंजीनियरिंग कैडर के भी एग्जाम हो रहे होते हैं, उनके ऊपर भी है। काफी दफा ये जो वन पेपर एग्जाम होता है उसका भी डिस्क्रिप्टिव पेपर ले लिया जाता है, उसमें भी ऐसे लिखना होता है। तो सबके लिए ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है। इंप्रूवमेंट के लिए जी मेथड, राइटिंग, प्रैक्टिस, इवेल्युएशन, फीडबैक। टेस्ट दें, चेक करवाएं, फीडबैक लें, इंप्रूव करें। टेस्ट दें, चेक करवाएं, फीडबैक लें, इंप्रूव लें। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है इंप्रूवमेंट का। ठीक है ना। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है ना। और कुछ नहीं है। दुआओं से, टीचर की दुआएं लेनी, उसकी दुआएं लेनी, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। काम होता है एक्शन से। लिखें, चेक करवाएं। हाँ, एक और चीज आप कर सकते हैं, इफ यू वांट टू इंप्रूव, अगर आप ज्यादा अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं, एक ऐसे लिखें, एक टीचर से आपने गाइडेंस ले ली, उसी के मेथड को फॉलो करें, लेकिन मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से चेक करवा लें, ताकि उसका भी इनपुट आ जाए, दूसरे टीचर का भी इनपुट आ जाए, दूसरे इंस्टीट्यूशन का भी आ जाए। एक ऐसे जब आप मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से चेक करवा लेंगे, आपकी इंप्रूवमेंट ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है। उर्दू ऐसे का तो मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी उर्दू ऐसे लिखा है, ना मैंने कभी उर्दू ऐसे अटेम्प्ट किया है, तो उसको जो है वो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एफपीएससी रिपोर्ट। अगेन यहाँ पे जो मैंने आपको बताई क्रैम्ड नॉलेज, वो लिख रहा है कि बच्चों की क्रैम्ड नॉलेज होती है। जाहिर बात है, आप रट रटा के ऐसे आ जाएंगे, एक टीचर ने 50 ऐसे पढ़ा दिए, एक टीचर ने 20 ऐसे पढ़ा दिए, 15 ऐसे पढ़ा दिए, रट रटा कर आ जाएंगे, तो आपकी क्रैम्ड नॉलेज होगी। रिपीटेशन ऑफ स्टीरियोटिपिकल इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा कि अगर आप आउटलाइन बच्चों की रटी रटाई टीचरों की आ जाएंगे, बुक्स की रटी रटाई आउटलाइन ले आएंगे, तो आप कभी वो ऐसे पास नहीं कर सकते। अगेन कुछ लोगों को बुरा लग गया कि सर बुराई कर रहे हैं, मैंने किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन का नाम भी नहीं लिया, किसी टीचर का भी नाम नहीं लिया। आई एम जस्ट सेइंग, और ये मैं नहीं कह रहा, एफपीएससी रिपोर्ट कह रही है 2018 की, कि भाई क्रैम्ड नॉलेज के ऊपर, स्टीरियोटिपिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाय नहीं करना। आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए एसेंशियल्स का, क्वालिटीज ऑफ स्टैंडर्ड ऐसे का। फिर क्या है जी हमारे पास 2017 में क्या कह रहा है कि लैंग्वेज, इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंटेशन किस तरह करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, टॉपिक को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। फिर 2016 में अगर आप देखें, आइडियाज प्रेजेंट व्हाट रैंडम, यानी स्ट्रक्चर कैसा है आपके ऐसे का।
ठीक है ना। अगर आप रटी रटाई चीजें जा रही तो आप स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं सकते। वो अगर टॉपिक की डायमेंशन अलग आ गई तो आपके जो क्या आपके चैलेंजेस और सॉल्यूशंस इनलाइन है, ठीक है, क्या आप जिस चीज का प्रॉब्लम बता रहे हैं सॉल्यूशन भी उस चीज का दे रहे हैं, प्रॉब्लम किसी और चीज का बता रहे हैं सॉल्यूशन कोई और चीज दे रहे हैं, तो आपका तो रैंडम आइडियाज आपने दिए, ठीक है। आउटलाइन आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, एक्सपेक्ट्स कितने, डायमेंशंस कितनी कवर कर रहे हैं आप, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एज फार एज द इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ दिस बैच ऑफ दिस essay is concerned. Now we are going to take 15 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। 15 मिनट की हम ब्रेक लेते हैं, फिर हम अपना जो है वो एक प्रोटोटाइप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं समझ सकता हूँ कि शायद टेक्निकलिटीज का पता ना हो अभी, किस तरह चीजें करनी है, आउटलाइन का 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे होगा, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं आपको पहले प्रोटोटाइप दिखा देता हूं ताकि बच्चों का फायदा भी हो जाए, और फिर ये चीजें हम अपने बैच में 1 बाय 1 भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो 15 मिनट्स का ब्रेक इंशाल्लाह, विल मीट ऑन 5:30 टिल देन। इसी आईडी के ऊपर ज्वाइन करिएगा 5:30 बजे। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। 5:30 के ऊपर 15 मिनट का ब्रेक।